द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। रावण नाम नहीं था, रावण ने रावण जैसा काम भी कर दिया। पूरी कहानी बताएंगे आज आपको। खुद को इतना हाई फाई नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले चंद्रशेखर रावण, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला शायद अदालत तक भी पहुंच गया है। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ये कहा चंद्रशेखर आजाद ने, यानी रावण ने। भीम आर्मी चीफ पर पीएचडी स्कॉलर रोहिणी का आरोप है। सांसद बनते ही पलट गया और ब्लैकमेल भी किया। जिसने इस रावण पर आरोप लगाया है वो कहती है, पहले मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर यूएन में फ्रॉड का केस करके परिवार बर्बाद करने की कोशिश की। जब मुझे क्लीन चिट मिल गई तो पॉलिटिकल पावर की धौंस देने लगा। कहता है कि अब मैं सांसद हूं, जो करते बने कर लो। सुसाइड के लिए भी उकसाने वाला यही इंसान है जो 2022 में हमारा रिश्ता बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। कहता था तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। जब मैंने बोला मैं 4 साल से इस रिश्ते में हूं, सबको हमारे अफेयर के बारे में पता है, तो सांसद बनने के बाद अब कह रहा है कि संबंध वहीं खत्म करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जान दे दूंगी, अपनी जान ले लूंगी। तो कहने लगा कि अगर तुम्हारी जान ऐसे ही जानी है तो यही सही, मैं तुम्हारी मौत को कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी सिर्फ यौन उत्पीड़न का आरोप ही नहीं लगा रही हैं। उनका कहना है कि वो अब इन आरोपों को चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। इन आरोपों से रोहिणी अब तक पुलिस के एफआईआर दर्ज न करने से परेशान है। हालांकि वकील की सलाह पर वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा चुकी है। जब चंद्रशेखर रावण से पूछा गया कि इन सब पर आपको क्या कहना, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला जो भी कहना है वो मैं अदालत में कहूंगा। भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली रोहिणी कहती है, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने के लिए जब फॉर्म भरा तब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। मतलब उस युवती से, रोहिणी से, रावण ने शादीशुदा होने की बात भी छिपाई। आगे कहती है वो कि तब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मैं इस रिश्ते से पूरी तरह पीछे हट गई। तब उसने न जाने मुझे कितने फोन किए, रो रो कर कहता था कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगा। मैं तब भी नहीं मानी तो कहने लगे कि मैं चुनाव लड़कर क्या ही करूंगा, मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा। मेरी बहन को कई फोन किए, स्विट्जरलैंड के दोस्तों को भी फोन किए। वो रो रो कर बस यही कहते थे कि रोहिणी से कहो कि मुझसे बात कर ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रोहिणी कहती है कि अगर तब मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया होता तो मैं इस रिश्ते से निकल गई होती। रोहिणी आगे बताती है कि चंद्रशेखर ने यहाँ तक कहा कि उसकी शादी एक कंप्रोमाइज है, ये ब्लैकमेल करके हुई है। लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और एफआईआर करने जा रही थी, इसीलिए जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। अब इनसे ये भी सवाल रावण से पूछा जाए कि वो प्रेग्नेंट क्या अपने आप हो गई होगी, तो अगर वो एफआईआर करने जा रही थी तो क्या गलत था। उसने आगे कहा कि मैं इस महिला से बहुत नफरत करता हूँ। उसने कहा मेरी चंद्रशेखर की माँ से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। उसने तलाक लेने का भी वादा किया था, कहा कि उसकी प्रोसेस के लिए लॉयर से बात कर ली है। पत्नी को भी बता दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, रोहिणी से शादी करूंगा। फिर एक दिन अचानक कहने लगा कि पत्नी ब्लैकमेल कर रही है, छोड़ने की बात पर सारे राज खोलने की धमकी दे रही है। कह रही है सबको सब्बीरपुर कांड का राज बता दूंगी। अब ये राज क्या है सब्बीरपुर कांड का, ये अभी सस्पेंस है। रोहिणी कहती हैं आगे कि मेरे पास ऐसी कई वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने मुझसे पहले शादी करने का वादा किया था। कई और भी सबूत हैं जो बहुत प्राइवेट हैं। अभी पिछली बार जब मैं भारत आई थी तब उसने मेरा फोन लेकर यह सारा डेटा डिलीट करने की कोशिश भी की, यानी उससे मिला ये रावण। हालांकि उससे पहले ही मैं सब लैपटॉप में ट्रांसफर कर चुकी थी, ऐसा कहना है रोहिणी घावरी का। अब ये रोहिणी घावरी कौन है पहले आपको हम ये बता देते हैं। पीएचडी की स्कॉलर हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका घर है। बीबीए, एमबीए, पीएचडी इन्होंने एजुकेशन ले रखी है। पिता जो इनके हैं वो इंदौर के बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी हैं। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है इन्होंने।
पीएचडी के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है इनको। 5 साल से स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एनजीओ चला रही हैं। 22 मार्च 2024 को यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करके ये चर्चा में आई हैं। रोहिणी बताती हैं कि चंद्रशेखर जब सांसद बनने के बाद सितंबर 2024 में ऑस्ट्रिया आए, तब उसने मुझे बुलाया और रिश्ता खत्म करने की बात कही। उसने कहा कि मैं अब राजनीति में हूँ, मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। हमारा समाज इस रिश्ते को कभी समझेगा ही नहीं। हमारी जातियां अलग हैं, तुम वाल्मीकि हो और मैं जाटो हूँ। अब ये रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। मैंने सवाल किया कि आपने तो कहा था कि एक बार सांसद बन जाऊंगा तो फिर हमारे रिश्ते पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। हमारी शादी से दोनों कम्युनिटी के बीच यूनिटी बनेगी, हम मिलकर काम करेंगे, हमारी जोड़ी काशीराम मायावती जैसी होगी। अब सांसद बनकर आपकी राय बदल गई। इटली के मिलान एयरपोर्ट पर इसी बात को लेकर मेरा उससे खूब झगड़ा हुआ। वो आगे कहती है कि तब तक मुझे समझ में आ गया था कि चंद्रशेखर ने मुझे टूल की तरह इस्तेमाल किया। उसका प्लान था कि सांसद बन गए तो मुझे छोड़ देंगे, नहीं बने तो स्विट्जरलैंड में मेरे साथ सेटल हो जाएंगे। वो मुझसे कहते भी थे कि अगर सांसद नहीं बना तो यहाँ अपने समाज के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत सारे केस हैं, तुम्हारे साथ रहूंगा, वहीं काम करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ रहे हैं, और आगे और भी बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। रोहिणी आगे कहती हैं कि इन सब के बाद चंद्रशेखर को पता था कि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, इसीलिए उसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में मेरी शिकायत की। वो बताती हैं कि मेरे पास नोटिस आया कि मैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव का फायदा उठाती हूँ, लोगों से फ्रॉड करती हूँ, 5-5 लाख रुपए लेती हूँ। मैंने कोई सफाई नहीं दी और जांच होने दी, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। चंद्रशेखर ने ये केस इसलिए किया था ताकि मैं डर जाऊं, उसके सामने गिड़गिड़ाऊं कि केस वापस ले लो वरना मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे क्लीन चिट मिल गई। जब जांच में कुछ नहीं निकला तो डराने लगे, कहने लगे अब तो मैं सांसद बन गया हूँ, जो करना हो कर लो। सफाई कर्मी, माँ की बेटी हूँ, किसी का एक भी पैसा मैंने नहीं खाया है, ऐसा कहना है रोहिणी का। वो कहती हैं इंदौर की रहने वाली है। वो कहती है कि मैं एक सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ, मेरी माँ आज भी सफाई कर्मी का ही काम करती है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ और चंद्रशेखर ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी इमेज, मेरा स्ट्रगल, सब कुछ। मेरी स्कॉलरशिप जो है सिर्फ 2 साल की थी, जो 2022 में ही खत्म हो गई। फिर मैंने अपने खर्च पूरे करने और घर पर पैसे भेजने के लिए इवनिंग रेस्टोरेंट में वेस्ट्रेस का भी काम किया। मैंने किसी का एक भी पैसा नहीं खाया। इसने मुझ पर ही फ्रॉड का केस कर दिया। मैंने अब चंद्रशेखर और इन सारे आरोपों के खिलाफ मैं अब लड़ूंगी, ये कहना है रोहिणी का। रोहिणी आगे कहती है कि पहली बार मैंने 23 जून 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली कमिश्नर ऑफिस और दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भेजी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि मैं जब यहाँ आऊंगी तभी एफआईआर दर्ज हो पाएगी, क्योंकि ऐसे मामलों में विक्टिम का होना जरूरी है। वो कहती है कि 6 अगस्त को मैं इंडिया आई, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ से मिली, सबने हौसला दिया। यहाँ तक कि मैंने जिन जिन जगहों और होटल्स का जिक्र कंप्लेन में किया था, उन सब जगहों पर जाकर पुलिस पहले ही पड़ताल भी कर चुकी थी। ये सारी पड़ताल एक लेडी इंस्पेक्टर ने की थी। पुलिस ने 6 अगस्त को कहा कि 24 घंटे के अंदर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहिणी ने कहती है कि मैंने एफआईआर कंफर्मेशन का इंतजार किया, जब कोई खबर ही नहीं मिली तो 18 अगस्त को फिर दिल्ली पहुंची। वहां थाने से कोई जवाब नहीं मिला। जब भी पुलिस वालों को फोन करके एफआईआर के बारे में पूछा तो बस यही बोलते थे कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। फिर एक पुलिस वाले ने बताया कि 4 धाराओं में हमने आपके केस की फाइल भी बना ली थी, तभी हमें ऊपर से मामले को आगे न बढ़ाने का ऑर्डर मिल गया। फिर सितंबर में एक बार फिर मैं थाने गई, तब मुझसे कहा गया कि ऊपर से एफआईआर दर्ज न करने का आदेश मिला है। तो ये पुलिस प्रशासन का भी एक चेहरा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। रोहिणी आगे कहती है कि पुलिस के एफआईआर दर्ज न करने पर मेरे वकील ने सलाह दी कि मैं अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) के तहत दर्ज करा दूं। अब बयान दर्ज हो चुका है, आगे कोर्ट पुलिस से पूछेगी, तब पता चलेगा कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही थी। रोहिणी और चंद्रशेखर 4 साल रिश्ते में थे। उसने कहा आप दोनों पहली बार कब मिले थे? ये सवाल जब उनसे किया गया रोहिणी से, तो उसने इस पर
जवाब दिया कि 30 जून 2021 को पहली बार हमारी फोन पर बात हुई थी। मैं स्विट्जरलैंड में फेलोशिप प्रोग्राम में थी। कुछ महीने की बातचीत के बाद हम रिलेशन में आ गए। वो मुझसे कहते थे कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो बहुजन आंदोलन को समझे। शादी का वादा करते और कहते कि हर युग में कोई न कोई जोड़ी दलितों के उद्धार के लिए आती है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, काशीराम, मायावती, अब हम होंगे। मैं उनसे पहली बार भारत में ही अक्टूबर 2021 में मिली थी। वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। हम जब भी मिले भारत में ही मिले। उनके पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए वो विदेश नहीं जा सकते थे। हाँ, पिछले साल सितंबर 2024 में सांसद बनने के बाद ऑस्ट्रिया में उनसे मुलाकात हुई। अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। नगीना सीट से ये सांसद हैं। 38 साल की इनकी उम्र है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनका घर है। LLB से इनकी एजुकेशन है। पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। क्रिमिनल केस इनके ऊपर 36 हैं अब तक। पढ़ाई के साथ छात्र राजनीति शुरू की थी इन्होंने। दलित पिछड़ों के अधिकारों की आवाज बने। 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की। दलित हितों की रक्षा और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा इनका मकसद था। रावण के चरित्र से प्रभावित होकर नाम के आगे रावण जोड़ा। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी काशीराम बनाई। 2024 में नगीना लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और जीते। तो इन्होंने रावण के चरित्र से प्रेरित होकर अपने नाम के आगे रावण लगाया। तो जाहिर सी बात है कि रावण के सारे चरित्र ये अपना रहे हैं। रोहिणी दावा करती है कि चंद्रशेखर की पार्टी के पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिसीज में उनका बड़ा रोल था। अध्यक्ष, कोर कमेटी मेंबर और दूसरे सदस्यों से वो रोज बात करती थी। उनकी सलाह पर पार्टी और चंद्रशेखर खुद अमल भी करते थे। वो बताती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब अस्पताल में एडमिट थे तब मैंने ही चंद्रशेखर से कहा था कि उनसे मिलने जाइए। उनके निधन के बाद तो दुनिया जाएगी, लेकिन आपको उनके जीवित रहते हुए जाना चाहिए। उस वक्त अखिलेश यादव और इनके रिश्ते में कुछ खटास थी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी मिलने गए। जब चंद्रशेखर तेलंगाना गए तो वहां से मुझे फोन किया। पूछने लगे कि सीएम से मिलना चाहिए या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल मिलिए। इनका कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ से मिलने का फैसला भी हम दोनों का था। नगीना सीट से चुनाव लड़ने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल था, उसने कहा। हम सब चंद्रशेखर के लिए सीट चुन रहे थे। तब बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि नगीना सीट से काशीराम और मायावती चुनाव लड़े थे। तब मैंने ही कहा कि आपको भी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। फिर नगीना सीट पर किस संख्या में किस कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी तक पहुंचने की रणनीति क्या होगी, इन सब कामों में मेरा अहम रोल था। ये पावर चंद्रशेखर ने ही मुझे दी थी। अब चंद्रशेखर से जुड़े अब तक के विवाद क्या है वो आपको पहले बता देता हूं मैं। अप्रैल 2017 सहारनपुर में चंद्रशेखर ने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाकर इसे दलित गौरव का प्रतीक बताया। लोकल सवर्ण कम्युनिटी ने इसे भड़काऊ माना और हिंसा भड़क गई। मई 2017 सहारनपुर में ही दलितों और राजपूतों के बीच हिंसा के बाद चंद्रशेखर को नशे के तहत जेल भेजा गया। हिंसा भड़काने का आरोप लगा और 16 महीने जेल में रहने के बाद 2018 में इनकी रिहाई हुई थी। फिर 2018 में रामपुर मनिहारन सहारनपुर के स्टूडेंट ने चंद्रशेखर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। केस भी दर्ज हुआ। वहीं सितंबर 2018 में चंद्रशेखर ने मायावती को बुआ कहा, जिस पर विवाद हुआ। मायावती ने पीसी कर ऐसे किसी रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर जनवरी 2025 में महाकुंभ पर दिए बयान पर विवाद हुआ। इन्होंने कहा था कि महाकुंभ में जाने वाले लोग पाप करने वाले, न मैंने पाप किए न मैं उन्हें धोने जा रहा हूँ। तो ये इनका रिकॉर्ड है क्राइम का। आपने सोशल मीडिया पर लिखा कि चंद्रशेखर आपसे शराब मांगते थे। ये सवाल किया गया रोहिणी से। इस पर रोहिणी कहती है, शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं है। विदेश से जो भी भारत आता है उसके जानने वाले ऐसी डिमांड करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र सिर्फ तब किया जब चंद्रशेखर ने जनता के सामने कहा कि वो शराब नहीं पीते। मेरा मानना है कि जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जब भी इंडिया आने वाली होती थी तब वो मुझे ब्रांड बताते थे और मैं उनके लिए लेकर के आती थी। रोहिणी के दावों और आरोपों को लेकर टीम ने भीम आर्मी के फाउंडर चंद्रशेखर आजाद को कई बार फोन किया है, लेकिन जवाब नहीं आया। सांसद प्रतिनिधि काशी का फोन तो कई बार उठा। उन्होंने वादा भी किया कि उसी दिन शाम को बात कराएंगे। हालांकि न उनका फोन आया है और ना ही दोबारा काशी का फोन भी उठा है। तो ये मीडिया से बच रहे हैं।
क्राइम पर क्राइम कर रहे हैं। अपने नाम के अनुसार इन्होंने जो ये किया है ये आपके सामने है। हालांकि मामला कोर्ट में जैसा कि आपको मालूम है पहुंच रहा है, तो जो भी सच्चाई होगी सामने आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी ये खबर हमें लगा आपको बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, तो हमने आपको दिखा दी है। अब आप निर्णय लीजिए कि ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक है या नहीं, लोगों का प्रतिनिधित्व करने लायक है या नहीं। अगर रोहिणी के सारे आरोप सच साबित होते हैं तो आप ही सोचो कि चंद्रशेखर रावण का व्यक्तित्व कैसा है। ये समझने वाली और सोचने वाली चीज है। आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।